नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को ऑफेंस अगेन वुमेन से रिलेटेड चीजें बताऊंगा कि अपने जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी बहुत सारे या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ महिलाओं की जो समस्या है वो हमेशा से समस्या का विषय रही हो, चाहे वो उनके सोशल डिस्पैरिटी की प्रॉब्लम रही हो या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की प्रॉब्लम रही हो या इकोनॉमिक ऑफेंस से जो या जेंडर वायलेंस की बात रही हो या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का रहा हो। तो ये जो भेदभाव का समय चला आ रहा है ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है, चाहे वो बायोलॉजिकल रिलेटेड उनके बॉडी की बात रही हो। उनको आज के जमाने में भी पहले से भी उनको लोग हमेशा सेक्सुअल कमोडिटी की तरह देखते रहे हैं, स्लट स्लेमिंग की तरह देखते रहे हैं। तो ये जो कहानी है ये आज से नहीं चली आ रही है, आज से 100 साल पूरे एंशियंट टाइम से लेकर अब तक हम पोस्ट मॉडर्न इरा में आ चुके हैं, तब तक भी अब तक ये समस्याएं नहीं खत्म हुई। इसके बावजूद कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे लीगल संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, एजेंसी है, वो इस पे लगातार काम कर रहे हैं, लगातार वर्क कर रहे हैं। स्टिल द प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट। अब मैं यहाँ बात करूंगा तो ये एक जो सबसे इम्पोर्टेंट महिलाओं के शोषण में आता है वो है सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, डाउरी डेथ, डोमेस्टिक वायलेंस। ये जितने भी मामले में फीमेल फ्यूटासाइड, इन्फेंटासाइड, इनके बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो ये अफेंस अगेन वुमेन से रिलेटेड, क्योंकि ये पूरा अफेंस जो है ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। अफेंस अगेन ह्यूमैनिटी इसको माना जाता है कि जो मानवता जिस देश में आप रह रहे हैं वहाँ सब चाहे कोई भी जेंडर का पुरुष हो चाहे ट्रांसजेंडर को, इवन हमारे यहाँ जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बराबर के हक, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और उनको स्टेटस इंजॉय करने का मौका हमारी सरकार ने दिया है। तो इंसान जो है उसको इक्वालिटी हमेशा से पसंद है। बहुत सारे आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, जो कहता है कि हम इक्वल प्रोटेक्शन ला के नजर में देंगे, इक्वालिटी बिफोर ला के, समान सब बराबर है, कोई भी पर्सन को हम राइट और लाइफ से वंचित नहीं कर सकते हैं। डीपीएसपी में जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा समान प्रकार से महिलाओं को इकोनॉमिक पैरिटी देने के लिए इक्वल वेजेज एक्ट आया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया, हर जगह महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, जैसे कि तमाम फिलोसफर है जिसमें सिल्वा वेल्बी है, वो कहती है कि स्टेट महिलाओं को अब भी सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, स्टेट के पास पर्याप्त रिसोर्स नहीं है, प्रॉपर पुलिसिंग की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से क्राइम हो रहे हैं। सेक्सुअली उनको एडवांस करने के लिए कहा जाता है, उसके लिए तमाम एक्ट हैं, चाहे पास्को एक्ट हो, चाहे सेक्सुअल जो आपका हैरसमेंट एक्ट है, विशाखा की गाइडलाइंस है। तो ये कई सारे केसेज हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो ह्यूमन के खिलाफ ऑफेंसेज, वुमेन के खिलाफ ऑफेंसेज होते हैं, ये ऑफेंसेज हमारी सोसाइटी के द्वारा ही किए जाते हैं। आप लोग देखते हैं, चाहे वो कठुआ रेप का मामला हो, चाहे आपका मथुरा रेप केस हो, चाहे निर्भया रेप केस हो, इसके लिए मैंने हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे लीगल इंस्टीट्यूशन है, वो लगातार रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। हम लोग रिफॉर्मेशन अप्रोच पे अपनी जो भी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो बेस्ड है। इवन जो हमारा लीगल वो है उसमें भी ऑफेंस से रिलेटेड अगर आप रेप करते हैं या किसी का भी इनह्यूमन एक्ट या ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए महिलाओं के लिए तमाम प्रकार के अपराध के लिए हमारे आईपीसी में प्रावधान है। चाहे आप स्टॉकिंग देख लीजिए, चाहे वैरिज्म देख लीजिए, चाहे क्रिमिनल फोर्स देख लीजिए, चाहे डाउरी देख लीजिए, चाहे आउटरेजेज ऑफ मोडेस्टी देख लीजिए, किसी को नेक करना, किसी को परेशान करना। तो ये बहुत सारे प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो आजकल समस्या का विषय बनी हुई है, तो उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। तो आज हम एक एक करके समझते हैं। आज हम लोग समझते हैं कि अफेंस अगेन वुमेन के खिलाफ जो अफेंस होते हैं उनमें से जो एक सबसे बड़ा कारण है रेप। जैसे अभी आप लोगों ने कोलकाता का आरजे मेडिकल केस देखा, उसमें पूरे देश में मूवमेंट हुए, लगातार लोगों ने आवाज दबाई, कुछ दिन आवाज दबी, इसके बाद फिर खत्म, फिर वही रौना। तो ये चलती रहती चीजें, तो उन्हीं के बारे में मैं आज
डील करूंगा। तो आज हम समझते हैं हमारे का जो हमारा आईपीसी है उसमें रेप के प्रोविजन हमारे 376 में दिए हैं, जहां बताया गया है कि रेप किसको माना जाएगा। जो हमारा ला है वो कहता है कि अगर तो आपने पेनिट्रेट करा है तो सफिशियंट है वो रेप के लिए, अगर वो उसके बिना कंसेंट और अगेंस्ट उसके बिल के हुआ है। तो ये तो सारे लीगल प्रोविजन है, क्योंकि मैं आपको ऑफेंस अगेन वुमेन से रिलेटेड चीजें पढ़ा रहा हूँ। हमारे भारतीय न्याय संहिता जो की आई है उसमें सेक्शन 63 उसके बारे में बात करता है, 64 बात करता है, जहाँ पे कई प्रकार की चीजों के बारे में ऑफेंस दिया है। 20 साल की सजा है, कहीं डेथ पेनाल्टी है। इवन आपसे पास्को एक्ट में देख लीजिए, वहां सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में दिया है, ग्रेजुएटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में दिया है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में सेक्शन 4, 5, 6, 7 में बातचीत की गई है। तो ये काफी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में लगातार इतने मैकेनिज्म होने के बाद, लीगल सपोर्ट होने के बाद, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एजेंसियों के वर्क करने के बाद, चाहे वो ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हो, चाहे वो एनसीआरबी का डाटा हो, लगातार इस पे चर्चा करता रहता है। चाहे वो जैसे दिल्ली को कहता है कि हाईएस्ट सेक्स केसेस वहां हर साल रिकवर होते हैं। इवन आप चले देखते हैं राजस्थान उसको बताता है कि यहाँ हाईएस्ट सेक्सुअल वायलेंस होता है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि हर दिन 86 केसेस जनरली होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं इसका रूट काज जानने का प्रयास करते हैं कि रेप एक्चुअली में होता क्या है, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से रेप जैसी चीजों का जन्म होता है सोसाइटी में। क्योंकि जिस हम सोसाइटी में रहते हैं वहाँ कुछ नॉर्म्स बने हैं, वहाँ कुछ कस्टम बने हैं, जिनके विपरीत हम जाकर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ एक सोशल नॉर्म बना हुआ है, वहाँ एक सेक्सुअल बिहेवियर है, वहाँ एक सोशल चेंज है। उस चीज को हम करके कुछ डिसबैलेंस नहीं कर सकते हैं। जो सोशल ऑर्डर बना है उसी के आधार पे चीजें बनेगी। हालांकि आज के डेट में भी मैरिटल रेप को एक्सेप्शन की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जहां वो हमें ला है जो आजादी नहीं देता है। वो कहता है कि आप इन चीजों से अभी प्रोहिबिट हैं, आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ किसी की मानवता के खिलाफ, किसी के विदाउट कंसेंट जाके अगर आप कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो वो कानून की नजर में अपराध है। तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं कि ये क्या है। तो ये तो पहली बात आप लोगों को पता है कि कोई भी अपराध वो सोसाइटी के खिलाफ ही होता है। तो जब सोसाइटी के खिलाफ कोई भी अपराध घटता है तो वो हमेशा अपराध माना जाता है, और उस अपराध को हम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बोलते हैं। क्योंकि ये अपराध एक आदमी ने की नहीं किया, ये अपराध भले एक इंसान के द्वारा हुआ है, लेकिन जो इसका इफेक्ट है, जो इसका प्रभाव है, वो एक आदमी पे ना ला के पूरी मानवता को शर्मसार कर देता है। जो हमारे लीगल्स वैल्यू है, लीगल सोशल्स वैल्यू है, नॉर्म्स है, कस्टम है, उनके विपरीत जाके जब आप कोई काम करते हैं तो वो सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। इसमें कई सारी थ्योरी हैं, जैसे बायोलॉजिकल डिफरेंस की थ्योरी है। अगर बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से सारी चीजें क्रिएट होती हैं, और भी बहुत सारे सोशल कल्चर थ्योरी है जिसकी वजह से ये सारी चीजें, फैशन की बात है कि जैसे प्रोवोकेटिव होती हैं या प्रोकेटिव कपड़े हैं, कस्टम है, कल्चर है। इवन आजकल तमाम जैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन महिलाएं अपना दिखाती हैं, इमोरल एक्ट होते हैं, सेक्सुअल ट्रैफिकिंग होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जन्म लेती हैं। और जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ महिला को हमेशा ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है, ज्यादा उनको हमेशा से माना जाता है कि उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। चाहे आप मूवी में देख लीजिए, सेक्सुअल चीजों को ज्यादा परेसा जाता है, सेक्सुअली एडवांस फेवर हमेशा से महिलाओं को किया गया है, पुरुषों के सेक्सुअल फ्रीडम तो उतनी बात नहीं की गई है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे जो आउटलुक है, साइकोलॉजिकल एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का, वो भी फैक्टर इस पे रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लमें घटती हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ वन बाय वन आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। किसी ने कितना खूब कहा है कि उसके बारे में मैं आपको 4 लाइन बताता हूँ कि सुलाएगा जिस
जिसे तुम पालने में लोरियां देकर मोहब्बत उसके दिल में जागी तो क्या होगा। और किसी लाचार की बेटी को लेकर भागने वाले तेरी बेटी अगर कल घर से भागी तो क्या होगा। तो दोस्तों, इस तरीके के काम करना समाज हमको इजाजत नहीं देता है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी एक सभ्य सोसाइटी है। एक हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास माइंड है, आइडिया है, थॉट्स हैं, वैल्यू है। जिस वैल्यू को हमको यूज करना है, जो सोसाइटी जो एक सोशियली कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, अगर आप इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट की नजर से देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पॉजिटिव वे में लिया जाएगा। इसे सोशल ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, ह्यूमैनिटी की जो रेस है वो लगातार आगे चल रही है। उन्हीं सारी चीजों पे हम बात कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का सेक्सुअल एसाल्ट होता है, जहां आप किसी को सेक्सुअली एसाल्ट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उसके साथ कोई अनइथिकल अनह्यूमन एक्ट करते हैं, तो वो भी रेप की कैटेगरी में आता है। दूसरा होता है जब आप किसी के साथ सेक्सुअली पेनेट्रेट करते हैं, किसी को बिना दबाव के उसको फोर्सफुली उसके साथ कोई जबरदस्ती करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, कुछ इंसर्ट करते हैं उसके एनस में, यूरेथ्रा में, वजाइना में, या उसको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं टू डू समथिंग, तो वो सारी चीजें अगेंस्ट उसके बिल के और सफिशिएंट पेनिट्रेशन होना बहुत जरूरी है, इंटॉक्सिकेशन के जरिए या फॉल्स प्रिटेंस ऑफ मैरिज समझ के। तो ये सारी चीजें हमारे आईपीसी में दी हुई हैं, जहां हम इसको मानते हैं कि हम रेप किस चीज को कहेंगे। तो लीगली भाषा में रेप वही होता है जब हम किसी चीज को उसके बिना कंसेंट के, और उसके लिए पेनिट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। ये पेनिट्रेशन कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा हो सकता है या किसी भी चीज के द्वारा हो सकता है, लेकिन ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसको कैटेगरी में लेंगे। तीसरा है बिना कंसेंट के जब आप कोई इस तरीके का सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का अपराध की श्रेणी में माना जाता है। और हम उसको हमेशा बिना कंसेंट के कोई भी एक्ट अगर किया जाता है, किसी को सेक्सुअली इंटरकोर्स किया जाता है कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा, या इंड्यूस किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है, तो वो हमेशा मामला जो होता है वो रेप के अंदर आता है। तीसरा, जब आप किसी को जानबूझ के फिजिकली उसको नोचते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको ऐसा काम करने के लिए कहते हैं, उसको कहते हैं, उसको तमाम प्रकार के सेक्सुअली रिमार्क करते हैं, सेक्सुअल एडवांस फेवर की बात करते हैं, तो इस तरीके के, या कोई उसको पोर्नोग्राफी देखते हैं या उसको स्लट शेमिंग करके चिढ़ाते हैं, क्योंकि जो हमारा बायोलॉजिकल डिफरेंस है ह्यूमन और वुमेन का, वो हमेशा से मैन और वुमेन का डिफरेंस रहा है। वो बॉडी स्ट्रक्चर पे चाहे देख लीजिए, चाहे लुक पे देख लीजिए, चाहे उनके एक्सप्रेशन ऑफ वे का देख लीजिए, या टॉकिंग का देख लीजिए, या वॉइस का जो मूवमेंट है वो देख लीजिए, तो हमेशा से वो ग्लोरिफिकेशन जो दिखाया जाता है वो भी एक कारण है। और महिलाएं का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, चाहे वो उनका अग्रभाग का शरीर हो, लेकिन उसको सारी चीजों को देखकर लोग उनके बारे में हमेशा कमेंट पास करते हैं। ये नेचर का दिया हुआ चीज है, इस पे जो सोसाइटी है उसको ये सब कुछ समझना चाहिए। लेकिन आजकल भी लैक ऑफ लिटरेसी की वजह से, नॉलेज की वजह से, और भी जो प्रॉब्लम है महिलाएं बियर करती हैं, फेस करती हैं, उनकी वजह से वो हमेशा प्रॉब्लम में रही हैं। तो जिसकी वजह से आज भी जो सोसाइटी का मानक बना हुआ है वो हमेशा से माना जाता है कि मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, जो वुमेन है वो तो एक सिर्फ कठपुतली है। पैट्रियार्कल जो आउटसेट है, माइंड सेट है, लुक है, वो हमेशा से रहा है। कल्चरी उनको कभी एडवांस नहीं किया गया, हमेशा उनको इक्वालिटी नहीं दी गई। हमेशा उनको ऐसा माना जाता है कि महिलाएं तो सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी है। लेकिन जब से थोड़ा सोसाइटी एडवांस हुई, ग्लोबलाइजेशन आया, लिबर्टाइजेशन आया, महिलाएं थोड़ी पढ़ी लिखी लिटरेट हुई, तो वो थोड़ा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जब से आया तब से थोड़ा प्रॉब्लम चेंज हुई है। और अब आजकल महिलाएं भी पुरुषों के बराबर भागीदारी रखती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को डील करता हूँ। किसी को डरा धमका के, ट्रीट करके, कॉर्ज करके उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्ट करने का प्रयास, या जानबूझकर उसको फोर्स करना प्रोस्टिट्यूशन के लिए, जहां उसका जो दिल है, माइंड है, वो प्रॉपर
उस तरीके के लिए कंसेंट नहीं दिया है, स्टिल वो दबाव में आके कुछ ऐसा करती है, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रेप को जन्म देता है। और क्राइम अगेन ह्यूमैनिटी तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। आप देखते हैं हमारी सोसाइटी एक तरफ, हमारी सरकार, हमारे जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो दावा करते हैं कि इन सब चीजों का ना कांड करो, और उन्हीं वही लोग जाके, जिसको हम बोलते हैं कि सेक्सुअल कस्टडी में जाके या वार होते वक्त जहां प्रॉब्लम जो लॉर्डर है बिगड़ जाता है, ऐसे अनइथिकल एक्ट को अंजाम देते हैं पद का, अथॉरिटी का यूज करते हुए, जो एब्यूज ऑफ पावर है, अथॉरिटी है, जैसे वार क्राइम में जब वार चल रहा होता है तो जबरदस्ती महिलाओं को परेशान किया जाता है, उनके साथ संबंध बनाए जाते हैं। चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में जब युद्ध हुआ इंडिया पाक का, तो बहुत सारी कश्मीर पंडितों जो महिलाएं थी उनके साथ इस प्रकार के जघन्य एक्ट किए गए। जो हमारे आईएसआई है, इस्लामिक स्टेट, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, हरकल उल अक्सर हो, ये सब लोगों ने वार क्राइम करा। इस तरीके के आदमी तब इस प्रकार की काम करता है जब उसका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। जो साइकोलॉजी उसके माइंड में एक सोसाइटी के हिसाब से निर्मित होनी चाहिए, एक सोसाइकल आउटलुक होना चाहिए, उसके विपरीत जाके जो हमारे वैल्यू है, हॉनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, कस्टम है, वर्च्यू है, उनको छोड़ के जब हमारे अंदर जो इथिकल आउटलुक खत्म हो जाता है या हम पूरी तरीके से एंटी सोशल हो जाते हैं, तो हम इस ऐसी एक्टिविटी का यूज करते हैं जिसकी वजह से हम महिलाओं को कमोडिटी समझते हैं, उनको इंसान नहीं समझते, उनके खिलाफ जाके, उनके मानवता के, उनके माइंड के, उनके जो सोल्स है उसके विरुद्ध जाके हम छीना झपटी करते हैं और किसी के शरीर को उसके बिना इजाजत के टच करते हैं जहां उसकी कंसेंट नहीं होती, तो वो भी एक नियम होता है जिसको हम रेप की कैटेगरी में डालते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जो एक कारण है, ये भी एक कासेज है कि आपके पास वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से आप ये अपराध कर रहे हैं। तो नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ सोशल सेक्टर, रेप के आप डायमेंशन देख सकते हैं कि सोसाइटी से भी रेप किस प्रकार से लिंक कर सकता है। इकोनॉमी की वजह से, गरीबी की वजह होने से वो बताती नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से, या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ ऑक्यूपेशन होने की वजह से हमारे बीएनएस में 69 में चीजें दी हुई हैं। इवन इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल, जहाँ ऊपर नीचे है, पहाड़ है, वहां कोई कहने वाला नहीं, प्रॉपर जो केसेज है वो लीगल जो हमारा है अननोटिस किए जाते हैं। सेम की वजह से, हिमैलिएशन की वजह से, पॉलिटिकल सिस्टम, आज भी पॉलिटिकल सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। बड़े बड़े नेता मंत्री, चाहे वो अनुज सेंगर का केस हो, उन्नाव का, यही सब लोग इस तरीके के कांड कर देते हैं। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिक, कल्चर आउटलुक, कल्चर चेंज जो हो रहा है, कल्चरली जो हम लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं, तो डायमेंशन आप देख सकते हैं, लैक ऑफ सिक्योरिटी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप कारण निकाल सकते हैं। ये तो कुछ मैं आप लोगों को चुनिंदा बता रहा हूं, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमेशा औरत को सिर्फ कमोडिटी की तरह देखा जाता है कि बाई एंड सेल के। आजकल भी देखते हैं हमारे सोसाइटी में बहुत ऐसे कस्टम है जहां महिलाओं को बेच दिया जाता है, उनसे इलीगल काम कराया जाता है। जैसे भी बहुत सारी महिलाएं सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के जरिए उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनको सेल कर दिया जाता है, उनकी स्लेवरी कराई जाती है, उनको फोर्स किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है कोई सेक्सुअल एक्ट के लिए। तो एक कमोडिफिकेशन भी दिया जाता है कि उसको एक इंसान नहीं समझा जाता, उसको एक स्लेव तरीके से ट्रीट किया जाता है कि ये कमोडिटी है, इसका बस काम है प्रोक्रिएशन करना, सेक्सुअली फेवर करना, यही सब चीजें, सेक्सुअली एडवांस करना, यही सब चीजें, सेक्सुअल रिमार्क पैदा करना, और यही सब चीजों के लिए उसका यूज बेसिकली किया जाता है कि वो एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरीके देखी जाती है। जो भी एक प्रॉब्लम सोसाइटी में देखने को मिलती है, हमेशा से उसके खिलाफ वायलेंस क्रिएट हुआ है सेक्स से रिलेटेड, चाहे वो उसके बायोलॉजिकली बॉडी स्ट्रक्चर को हो, या उसके कपड़ों के बारे में हो, या उसके जो उसके चेहरे का ग्लोरिफिकेशन है उसको दिखाया जाता है, यही सब है। या जानबूझकर उसके खिलाफ वायलेंस क्रिएट करा जाता है।
उसको उसके बिना इजाजत के मोलेस्ट्रेट किया जाता है, फ्लर्ट किया जाता है, टीजिंग की जाती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण है जो आगे चल के रेप को जन्म देता है। हमेशा से ये इथनिक जो ग्रुप की महिलाएं होती हैं, ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता है। अब जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं, आप एक नेशनलिज्म में बंधे हुए हैं, कोई दूसरे देश की महिला आती है जो आपके ग्रुप की ना हो, कि आपकी नेशनलिटी की ना हो, कि मान लीजिए अब यहाँ एशियन आ गया, अफ्रीकन आ गया या कोई और आ गया, तो आप लोग क्या करते हैं कि इथनिक डिस्ट्रॉय करने के लिए कि वो लोग यहाँ ना रहें, एक जो आपका नेशनलिज्म की विचार भावना है, फीलिंग है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड है, या कम्युनिटी की फीलिंग है, या जियोग्राफिकल बाउंड्री पे आप बंधे हुए किसी दूसरे को इंडिया में नहीं आने, तो उसकी वजह से उनके खिलाफ अत्याचार करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, उनकी महिलाओं को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। कोई टूरिस्ट अब बाहर से आता है तो उसको जैसे हम देखते हैं कि कोई महिला फ्रांस से आ गई, रसियन से आ गई, रसियन का डिमांड यहाँ चलता रहता है, तो ये सब चीजें भी दर्द देती हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। कुछ और कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्ट्रेस के बारे में एक तनाव की सिचुएशन होती है। आपका शरीर हमेशा कोई भी काम करता है, जब स्ट्रेस फील करता है तो काफी तनाव में रहता है, तो हमेशा प्लीजर की बात करता है। तो वो इस तरीके के जिस चीजों से हमको प्लीजर मिलता है जिंदगी में, हम उसी चीज की बात करते हैं। इसमें हमेशा मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो इसमें एक बहुत ही अच्छे फिलोसफर है जो हमेशा प्लीजर और पेन की बात करते हैं, कि इंसान हमेशा प्लीजर के पीछे भागता है, पेन को रिड्यूस करता है। तो इसमें कई सारे फिलोसफर हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये प्लीजर पेन का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो आप इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए प्लीजर ढूंढते हैं। उस प्लीजर का जो सबसे, क्योंकि सेक्सुअल एक्ट जो होता है वो हमेशा प्लीजर देता है, तो उसकी वजह से भी ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, जो आपके बॉडी में स्ट्रेस फील होती है उसको कम करने के लिए आपके जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, वो चाहे एलएच हार्मोन्स हो, चाहे ऑक्सीटोसिन हो, चाहे कार्टिसोल हो, ये आपके अंदर क्या करते हैं, आपको प्लीजर महसूस कराते हैं, जिसकी वजह से आप सेक्सुअल एक्ट का सहारा लेते हैं। तो वो भी जब बिना किसी के कंसेंट के आप जबरदस्ती किसी के साथ सेक्सुअल एक्ट करते हैं, या उसको उस काम को करने के लिए बाध्य करते हैं, तो वो भी एक एक आता है जिसको हम रेप की कैटेगरी में डालते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर की हम इंसान जो है, महिलाएं पुरुष हमेशा से बायोलॉजिकली डिफरेंस रही हैं। जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उनका मूवमेंट है, जो बोलने की की बातचीत की भाषा, या उनके जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट रहे, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल आउटलुक पैदा करता है। अपोजिट जेंडर हमेशा से अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सोसाइटी में क्रिएट होती है। इवन जो कपड़ों का है, खाने पीने का है, बोलने का है, एक वे ऑफ एक्सप्रेशन करने का है, जिसकी वजह से पुरुष हमेशा महिलाओं के प्रति आकर्षित रहे हैं। ये सारी चीजें भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब बहुत सारी और प्रॉब्लम जिसमें से ड्रग और अल्कोहल है। अब क्या होता है, आप किसी भी इंसान को जब उसका मेंटल माइंड है उसका बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, जहां वो सोचने और समझने की आवश्यकता में नहीं होता। इवन लोग स्ट्रेस की वजह से या समाज के तानों की वजह से ड्रग या अल्कोहल जैसी चीजों का सेवन करते हैं, जहां वो कोई भी ऐसा एक्ट कर देते हैं जहां उनकी कोई फ्री कंसेंट नहीं रहती, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जो आपका माइंड होता है वो पूरी तरीके से कोई भी रेशनल जजमेंट बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। आप जो भी करते हैं वहां पे आपकी कंसेंट फ्री नहीं होती है, वो अंडर अंडर इंटॉक्सिकेशन और इन्फ्लुएंस के जरिए आपसे वायलेंट्री इनवायलेंट्री ली जाती है, या वायलेंट्री ली जाती है, जहां आपको कोई ज्यादा, जहां पे आप रेशनल जजमेंट नहीं बना पा रहे हैं इंटॉक्सिकेशन के जरिए, या डरा धमका के कि आपको इस बताएंगे तो आपको मार दिया जाएगा, या फियर में, या फोर्स का यूज करते हुए जबरदस्ती किसी के साथ फोर्सफुली पेनिट्रेट करके, तो वो भी क्या करता है आगे चल के
रेप का रूप ले लेता है। कोई लीगल मैकेनिज्म की कमी है। बहुत सारी महिलाएं अभी गांव देहात में जानती ही नहीं, उनके साथ कोई भी एक्ट हो जाता है तो वो चुपचाप से सह लेती हैं, कुछ बताने का प्रयास नहीं करती। उनको लगता है सोसाइटी मेरे को क्या कहेगी, लोग मेरे को क्या कहेंगे, अंदर ही अंदर घुटती रहती है, परेशान होती है, प्रॉब्लम में आ जाती है। तो ये जो जेंडर डिफरेंस है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जेंडर वायलेंस है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक एज भी होती है जब इंसान जवान होता है तो जो उसकी सेक्सुअल ड्राइव है वो हमेशा से हाई रहती है। वो उसके हार्मोनल बैलेंस की वजह से होता है, क्योंकि उस समय जो टेस्टोरेन होता है या एस्ट्रोजन होता है वो पीक लेवल पे होता है। तो ये एज एक भी फैक्टर होता है जिसमें ये चीजें देखने को मिलती। लेकिन जैसे जैसे एज कम होती है, सेक्सुअल ड्राइव कम होती है, तो लोग धीरे धीरे इन चीजों से बाहर निकल आते हैं। जैसे महिलाओं में मोनोपोज शुरू हो जाता है पीरियड के बाद, तो ये सारी चीजें हैं। पुरुषों में धीरे धीरे जो उनका स्क्रोटम होता है वो ढीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो उन चीजों से बाहर निकल आते हैं। तो ये जो यंग स्टूडेंट होते हैं ये इस तरीकों की चीजों पे ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और सोसाइटी जो दूसरी बात है कि चेंजमेंट और भी होता है। दूसरी चीज ये भी है कि हम किस चीज पे अपना प्रेफरेंस डालते हैं, क्योंकि जब हम जवान होते हैं हम मूवी थिएटर में, बार पब क्लब इनमें जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमारा सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ता है। लेकिन जब इंसान समझदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो अपना जो वे ऑफ स्टाइल है वो मटेरियलिज्म से सेंट्रल होकर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आ जाता है। तो जब वो भगवान का भजन करने लगता है, भगवान को याद करने लगता है, तो वो काम क्रीड़ा, काम क्रोध मय लोभ ईर्ष्या दोष इनसे ऊपर निकल जाता है और वो सेक्सुअली फ्रीडम अपने को महसूस करने लगता है और सेक्सुअली वो इन चीजों से आउट हो जाता है। तो जिसकी वजह से रेप की संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। अब हम लोग टाइप पे समझते हैं कि किस प्रकार के कौन कौन से रेप के प्रकार हो सकते हैं, जरा उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का बात कर रहा हूँ। तो ये मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है जिनके बारे में मैं कि कैसे कैसे महिलाओं की जो सिचुएशन रही वो हमेशा से उनको डिप्राइव करके रखा गया, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म लीगल इन्फोर्समेंट एंड आरटीआई लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी, बट स्टिल द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग लाइक मीडिया उन चीजों पे जो चीजों के बारे में मीडिया को दिखाना चाहिए वो नहीं ग्लोरीफाई करती है, फर्जी की चीजें दिखाती है। लोगों का आउटलुक भी है, आज भी इतना पढ़ने के बाद इतना इथिक्स की मोरालिटी की बात करते हैं लोग, स्टिल दे आर। आप चाहे गांव देहात में देख लीजिए, आज भी डिवोर्स के केसेस फाइल हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस उनके खिलाफ हो रहा है, उनको जबरदस्ती घर से मार के घसीट के निकाल दिया जाता है, सेक्सुअली उनको गरियाया जाता है, फोर्स करा जाता है, अब्यूज करा जाता है और वो चुपचाप सहती रहती हैं। तो ये प्रॉब्लम हम आज भी देखते रहते हैं। तो इस प्रकार की चीजें आज से नहीं बहुत पहले से चली आ रही हैं। अब मैं कुछ टाइप बताने का प्रयास करता हूँ। तो पहला टाइप मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये डेट रेप क्या होता है। मान लीजिए आप यंग बच्चे हैं, आपकी कोई महिला मित्र है, आप उसके साथ, स्वाभाविक सी बात है जिस सोसाइटी में रहते हैं, पहले के जमाने में न तो कम्युनिकेशन इतना था, न ट्रांसपोर्ट इतना थी, न इतना फ्रीडम था। जो महिलाएं थी उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन अब सोसाइटी चेंज है, हम ग्लोबलाइजेशन में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी महिलाएं पुरुष एक साथ कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है जो ये डिफरेंस है ये कम हो रहा है। तो जो लाइकनेस है या हम कह सकते हैं कि एक सेक्सुअल प्रेफरेंस है वो जागना स्वाभाविक है, क्योंकि जब दो इंसान अपोजिट डायरेक्शन के अपोजिट बायोलॉजिकल सेक्स के एक साथ रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनके बीच में बातचीत और सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ये जो लोग एक दूसरे से अपनी सेक्सुअल बिहेवियर या सेक्सुअल फ्रीडम की एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, उसी में जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ डेट करता है, एक दूसरे महिला पुरुष एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत करती है, साथ खाती है, बैठती है, तो वो सेक्सुअली क्या होती है, अट्रैक्ट होती है सेक्सुअली उन चीजों के प्रति। उसका जो माइंड है वो
उस पे जाता है। तो जो पहली डेट होती है उसी को हम, और डेट में जब कोई भी इंसान सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, अब दूसरे इंसान का मन नहीं है, आपका मन है, आप जबरदस्ती कुछ ऐसा सेक्सुअल क्राइम कर देते हैं, कोई एक्ट कर देते हैं, तो उस एक्ट को हम डेट रेप के नाम से जानते हैं। गैंग रेप का मतलब होता है जब एक से ज्यादा पुरुष किसी एक महिला पे कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दें या पेनिट्रेशन कर दें जहां उसकी कंसेंट नहीं है, तो हम उसको गैंग रेप बोलते हैं। मैरिटल रेप के मामले वो होते हैं जहां जो हमारे महिलाएं शादीशुदा हैं, स्टिल जो उनका पार्टनर है उसको अपने पार्टनर के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाए बिना उसके कंसेंट के, उसके आदमी के कंसेंट के। इसमें हालांकि अब मैरिटल रेप का एक्सेप्शन दे दिया गया। इसमें जो केस है नवजोत सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस या जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जहां मैरिटल रेप को एक्सेप्शन रखा गया है कि अब ये डिक्रिमिनलाइज हो चुका है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बट स्टिल मैरिटल रेप अभी ग्राउंड है डिवोर्स का सिविल एक्शन में आप हिंदू लॉ में देखते हैं। प्रिजन रेप में बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं की बात रखेंगे, महिलाओं को हमेशा आजादी देंगे, लेकिन आप देखते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी सिस्टम के अंदर रह के इस तरीके के कुकर्म करते हैं। कस्टडी में होके किसी भी प्रिजनर को कोई महिला जाती है कोई शिकायत लेकर, उसको रात भर बंद करे रहते हैं जेलों में और उनके साथ इस प्रकार के काम करते हैं क्योंकि वो अधिकारी हैं, उनकी बात बाहर सुनी नहीं जाएगी। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस तुकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आप देख लीजिए, जिसको हम मथुरा केस के नाम से जानते हैं कि एक महिला जाती है पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत लेकर, और जो एक कांस्टेबल होता है वो उसके साथ कुकर्म करता है, और स्टिल वो कहता है कि उस महिला का मन था, उसके कंसेंट से करा है, बट वो महिला अपने को उसके डर की वजह से सबमिट करती है, पैसिव सबमिशन दे देती है। तो इस तरीके के मामले आप देखते रहते हैं, या कहीं पे कोई वार घटित होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में हमेशा वार की सिचुएशन बनी रहती है क्योंकि जो इलाका है वो पाकिस्तान से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट इंडिया का रहा है। तो ये जो मिलिट्री वाले हैं वो हमेशा इस प्रकार के जो कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीरी औरतें हैं उनके खिलाफ रेप के केसेस होते रहते हैं। पाकिस्तान के जितने इस्लामिक स्टेट के आईएसआई के एजेंट हैं वो उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। स्टिल हम बहुत सारी बातें करते हैं कि मिलिट्री वाले कुछ नहीं करते। जब देश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं सही रहती है, मिलिट्री पावर में आ जाती है, मिलिट्री की सुप्रीमेसी होती है, तो वो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर वायलेंस क्रिएट करते हैं। आप देख लीजिए जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, बहुत सारी जो कश्मीरी पंडित्स की महिलाएं थी या जो हमारे बड़े बड़े जहां स्पेशल स्टेटस या प्रोटेक्शन दिया गया है, चाहे वो नागालैंड हो, मणिपुर हो, वहां जो आर्म फोर्स स्पेशल पुलिस फोर्स आसफा के नाम से जानते हैं, वो बहुत सारी नागालैंड की महिलाएं हो या मणिपुर की महिलाएं, उनके साथ रेप के केसेस सुनने को मिलते हैं। इसमें जो हमारे ह्यूमन राइट कमीशन है, हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, या और भी बहुत सारे जो अलग अलग सर्वे हुए हैं उनसे ये पता चलता रहता है। तो ये आज की सिचुएशन नहीं है, बहुत पहले की सिचुएशन है, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हमेशा से घटी नहीं है। कुछ और कारण जिसकी वजह से जो रेप को जन्म देती हैं, जैसे किसी को डिवोर्स करके, डरा धमका के, शादी का गलत झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाना, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से रेप का ही कारण है। किसी को ब्लैकमेल करना, मान लीजिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी हाय हेलो करता है, बाद में उसकी फोटो खींच लेता है, जैसा हम स्टॉकिंग एंड वैरिज्म में देखते हैं, और उसकी प्राइवेट फोटो जहाँ पे वो कोई दूसरा आदमी इंगेज नहीं होता, इसके बाद उसको कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड करता है, पैसे मांगता है, उसके साथ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है और उसके साथ संबंध उसके बिना कंसेंट के बनाने के लिए आग्रह करता है या उससे सेक्सुअल फेवर मांगता है। तो ये भी आप प्रॉब्लम देखते हैं। इसके लिए हमारा जो हमारा कानून है उसमें आईटी एक्ट में सेक्शन 66 है और सेक्शन 66 बी में इस तरीके के अपराधों के लिए पनिशमेंट दिया गया है। स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात
की गई है। डोमेस्टिक वायलेंस के मामले, सेक्सुअल हैरेसमेंट विशाखा केस में गाइडलाइंस आई हैं कि प्रॉपर तरीके से उनको मदद दी जाए, एक कंजेगल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा जाए, साथ ही साथ सेफ्टी दी जाए और उसके लिए कंप्लेन कमेटी बनाई जाए। तो हमेशा से महिलाओं के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो और अदर लॉ है उनमें सिक्योरिटी दी गई है, बट स्टिल द माइंड सेट एंड पॉजिटिव negative attitude of the society towards the women is we are still facing the same problem। तो हम बहुत सारी चीजों के बाद भी आजकल अभी भी हम उन चीजों से नहीं निकल पा रहे हैं। चाहे आप गांव देहात में देख लीजिए, एक आदमी अपनी महिला को पीट रहा है, उसका मन नहीं है, वो कुछ नहीं करना चाहती, कोई भी सेक्सुअल एक उसको जबरदस्ती फोर्स कर रहा है, उसके साथ पेनेट्रेट कर रहा है, वो अपनी जो कंसेंट है वो नहीं दे रही है, स्टिल उसको मारा जा रहा है, परेशान करा जा रहा है, उसको धमकी दिया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आज आपसे नहीं देख रहे हैं, बहुत पहले से चली आ रही है। तो इस प्रकार की चीजें हम देखते रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है और भी इम्पोर्टेंट चीजें, यहाँ एटीट्यूड मेल का डिफरेंस करता है कि मेल किस प्रकार का एटीट्यूड रखता है महिलाओं के खिलाफ, हमेशा से निगेटिव रहा, सिर्फ अपने सेक्सुअल फेवर और एडवांस की बात करता है, ये नहीं देखता कि वो भी इंसान है, उसको सिर्फ एक कमोडिटी की तरीके यूज करता है, उसके साथ एंगर फ्रस्ट्रेशन में आके इस प्रकार के जघन्य एक्ट को अपराध की श्रेणी में लाता है। सेक्सुअली लस्ट के कारण या सेक्सुअली जो हाई सेक्सुअल ड्राइव है या लिबिडो है या सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है, उसको यूज करते हुए इस प्रकार के एक्ट हमेशा से करता है। सेक्सुअली एग्रेसिव होता है, जबरदस्ती उसके साथ करने लगता है, उसको परेशान करता है, उसके जो बिहेवियर है उसमें वायलेंस क्रिएट करता है, उसका मन नहीं है फिर भी उसके बिना मन के उसके साथ जबरदस्ती करना, या जो सोसाइटी उस काम को करने के लिए मना करती है इथिकल तौर पे, या जो हमारे कस्टम है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नर्म है सोसाइटी के बने हुए हैं, उसके विपरीत जाके कोई भी इमोरल एक्ट कर दे रहा है, किसी के खिलाफ कमेंट पास कर रहा है, किसी के कपड़ों की बारे में बात कर रहा है, फैशन को लेकर उसका आउटलुक बता रहा है, उसको जानबूझ के चार लोगों के साथ बुलिंग कर रहा है, उसको सेक्स ट्रैफिकिंग कर रहा है, जबरदस्ती बेच दे रहा है, सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व कर दे रहा है, साइबर के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए उसको हैरेस कर रहा है, उससे संबंध बनाने की बात कर रहा है, उसको डिफेम करने की बात कर रहा है, उसको पोर्नोग्राफी दिखा रहा है, चाइल्ड सेक्सुअल फेवर करने की बात कर रहा है, एडवांसमेंट की बात कर रहा है, या कोई ऐसी चीज उसको सेक्सुअली स्टिमुलेट कर रहा है कि जिससे उसके अंदर इस प्रकार की फीलिंग जागे। तो ये सब क्या है, ये इस प्रकार के कारण है जिसकी वजह से रेप के जन्म होता है। रेप को हम समझते हैं कि इस रेप के जो रूट काज है कि एक रूट काज से कितनी बिल्डिंग बनाई जा सकती है, उसी प्रकार एक पॉइंट का यूज करते हुए कि क्राइम ऑफ ह्यूमैनिटी में हम कहाँ कहाँ से ये जो सेक्सुअल वायलेंस क्रिएट हो रहा है, सोशल वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस, कल्चर वायलेंस, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं जिसकी वजह से ये चीजें घट रही हैं। और इसका व्यापक इम्पैक्ट इतना ज्यादा एक इंसान पे पड़ सकता है, क्या क्या इसकी वजह से हो सकता है, उन इम्पैक्ट के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो महिलाएं इस प्रकार की चीजें बिना उसके कंसेंट के होती हैं, तो वो क्या फील करती है, उसको बड़ी गिल्ट फील होती है, वो अपने आप में एम्बैरेस होती है, सेम होती है, अपनी बात नहीं कह पाती, अंदर ही अंदर परेशान रहती है, दुख से भरी रहती है, किसी से बोलती नहीं है, इवन बहुत केसों में तो वो सुसाइड कर लेती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उसको लगता है उसका इस संसार में कोई नहीं है, उसको इंजरी फेस होती है, कई कई बार तो उसके जो वाइटल आर्गन है इंपॉर्टेंट वही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो आगे चल के ना उससे कोई शादी करता है, ना उसको प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लमें वो हमेशा से फेस करती नहीं है, इमोशनली टूट जाती है, उसको लगता है उसका बस सिर्फ यूज करने के लिए बना है, अंदर ही अंदर गिल्ट फील करती है, डिप्रेशन में चली जाती है, उसकी वजह से वो सुसाइड जैसे कारनामों को अंजाम दे देती है। और बहुत बहुत केसेस में तो ऐसे ऐसे उनके खिलाफ उसको HIV हो जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको डिसीज हो जाते हैं या ट्रांसमिशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो कभी भी
अपने को माफ नहीं कर पाती है और सोसाइटी में कुड़ती रहती, ना अपनी किसी से बात रख सकती है, सब उसका मजाक उड़ाते हैं, सब उसको परेशान करते हैं, अंदर अंदर टूट जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोग देखते रहते हैं। जैसे कि आईपीसी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, रेप अगर कोई भी करता है तो उसके खिलाफ, अगर छोटी बच्ची है 16 साल 12 साल तो डेथ पेनाल्टी है। गैंग रेप अगर एक महिला के खिलाफ कई पुरुष मिलकर उन्हें इसके कंसेंट के करते हैं, अगेंस्ट विल करते हैं, अंडर इंटॉक्सिकेशन करते हैं, फॉल प्रोटेक्ट ऑफ मैरिज करते हैं, जो हमारा अभी नया कानून आया है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसकी सेक्शन 63 की धाराओं में ये सारी चीजें दी गई हैं। लीगल प्रोटेक्शन अगर देखें तो डाटाबेस बनाया गया कि सेक्सुअल जो ऑफेंस होते हैं उसके लिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह कितने कितने अपराध होते हैं। टू फिंगर टेस्ट होता है कि एक्चुअली में महिला ने जो सेक्सुअली वो इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है, दो फिंगर टेस्ट करके अगर वजाइना के अंदर चली जा रही है तो ये भी एक प्रकार का, हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट इसको कहती है कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। इसमें एक रिसेंट केस है जिसमें झारखंड में इसको स्टक डाउन कर दिया गया कि अब ये प्रैक्टिस सही नहीं है, ये पहली प्रैक्टिस। अब तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, डीएनए टेस्टिंग आ गई, जैसा पैटर्निटी हम चेक कर सकते हैं सीमेन के जरिए, हम मेडिकल एग्जामिनेशन हमारा सेक्शन 53A में दिया गया है विक्टिम के खिलाफ, 163A में दिया गया है एक्यूज के खिलाफ। तो ये सारी चीजें जहाँ उसका सीमन स्वैब नेल हेयर ये सारी डीएनए के जरिए हम पता लगा लेते हैं। और भी तमाम प्रकार के साइकोलॉजिकल जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं उन चीजों के बारे में पता लगाने का प्रयास करते हैं। अब कुछ मेजर लॉ है जिनमें सेक्सुअल से रिलेटेड प्रोटेक्शन दिया है, जैसे पास्को है, तो पास्को एक्ट में ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेज के जो मामले हैं उसमें ये सारे सेक्शन 4, 5, 6 जहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनेट्रेटिव असॉल्ट, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जहाँ किसी को ऑब्जेक्ट के जरिए उसके खिलाफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन करना, सेक्सुअल एडवांस की बात करना, उसको हॉस्पिटल में उसके साथ कोई रेप का सीन क्रिएट कर देना, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमारे पास्को के एक्ट में दी गई हैं कि उसको डिफेम करना, उसको जानबूझ के उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें उनके बिना कंसेंट के कोई ऑब्जेक्ट का इंसर्शन करना। जुनाइल जस्टिस में जुनाइल जो फर्स्ट ऑफेंडर्स 18 साल से कम की एज का है उनके खिलाफ अगर कोई सेक्सुअल ट्रैफिकिंग होती है या उनके सेक्सुअल एडवांस या फेवर की बात की जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस में अगर महिलाओं के खिलाफ कोई सेक्सुअल एक्ट घटित होता है तो उसके लिए वो जाके पुलिस के पास अपने एफआईआर दर्ज करा सकती है, मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कर सकती हैं, या उनको किसी भी और चीज के प्रति वायलेशन क्रिएट हो रहा है। ह्यूमन राइट कमीशन कहता है कि रेप के जो हर साल केस है वो 72,000 केस दर्ज किए जाते हैं। तो ये जो हम लोगों को ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में मैं बात कराने का कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट हमारे देश के नोटेबल एग्जाम्पल हैं जहाँ पे जो रेप के केसेस घटित हुए, जैसे इसमें अजमेर रेप केस हुआ है जिसमें मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसमें हमारी 100 गर्द के खिलाफ मोलेस्टेट करा, उनका रेप कराओ। कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो बहुत अच्छा है, वो किसी भी औरतों के खिलाफ गलत नहीं करता है, हमारा जो मुस्लिम धर्म है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मुसलमान भी कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि अजमेर रेप के केस में इस तरीके के लोग कांड करते रहते हैं। तो ये भी चीजें हैं कि बहुत सारे लोग अपने को बहुत अच्छा अंदर ही अंदर बताते, लेकिन अंदर ही उनके भरे हुए हैं इस प्रकार के कुख्यात चीजों को करने के लिए। अभी 2012 में निर्भया जो गैंग रेप केस हुआ जिसमें एक डॉक्टर लड़की को बस में उसके साथ इस प्रकार के जघन्य अपराध किए गए। 2013 में मुंबई में एक रेप हुआ मील्स में, उसकी वजह से रामाघाट वेस्ट बंगाल में रेप के केसेस देखने को मिले, कठुआ रेप केस देखने को मिला, मथुरा रेप केस देखने को मिला, जहां जम्मू कश्मीर में एक लड़की आसिफा है उसके खिलाफ इस तरीके के कांड देखने को मिले। अभी आप कोलकाता रेप केस देख रहे हैं जहां एक मेडिकल डॉक्टर को एक वॉलंटियर ने उसके साथ मार दिया और उसका रेप कर दिया और उसके बॉडी में तमाम सीरियस इंजरी घाव पैदा हो गए।
उन्नाव रेप केस आप देख सकते हैं, जो आप उन्नाव रेप केस हुआ उसको देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जहाँ पे जो सेंगर ब्रदर्स है उन लोगों ने विधायक बताओ इस तरीके के कांड करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो आईएसआई है, इन इस्लामिक स्टेट जो है हमारा, उसने, या मिलिट्री है, वो पाक में जब वार हुआ 1971 में, तो वो लोगों ने वहां की महिलाओं के साथ छेड़खानी की है। जो हमारे आईएसआई के जो पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप है, वो चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो या हरकत उल अल्सर हो, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ इस तरीके के आसफा के नाम में की आर्म स्पेशल फोर्स एक्ट जो है, स्पेशल पावर फोर्स एक्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, चाहे वो नागालैंड है, चाहे वो आसाम है, चाहे मणिपुर है, यहाँ देखने को मिलता है कि वहाँ की महिलाओं के खिलाफ इवन ये जो अधिकारी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इस तरीके के एक्ट देखने को मिले। इसमें तमाम रिपोर्ट पब्लिश हुई। ये जो रायट दंगे होते हैं, जब गोधरा का जो गुजरात में दंगा हुआ तो उसमें बहुत सारी महिलाओं का रेप किया गया। इवन जब पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान का हुआ तो कम से कम 1 लाख महिलाओं का वायलेंस और शोषण किया गया, उनका रेप किया गया। तो ये चीजें आज से नहीं चली आ रही, ये चीजें बहुत पहले से चली आ रही। पहले हम बुद्धि नहीं थी, हम लोग इतना डेवलप नहीं थे। मेसोलिथिक एज थी, पैलियोलिथिक एज थी, जहां हम कुछ जानते नहीं थे, सिर्फ खाल पहनते थे, तो वहां कोई भी किसी महिला के साथ वो बना लेता था। तब इतना ना प्रोटेक्शन था, ना लॉ था, ना कोई इतना दिमाग था, ना आदमी इतना मेंटली स्ट्रांग था। तब चीजें क्या थी, आजादी थी सेक्सुअल फ्रीडम की। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी आई, लीगल ऑर्डर आया, लीगल इंस्टीट्यूशन आए, एक स्टेट आया, तो हर चीज को बांध दिया गया। एक जो प्रॉपर सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, एक जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंटेन कर दिया जाएगा। महिला पुरुष को क्या है, उसको सोसाइटी के जो अलग अलग पैमाने हैं या दर है, उस आधार पे अलग कर दिया गया। तो उनकी वजह से जो सेक्सुअल फ्रीडम थी वो थोड़ा कम हो गई। एक आदमी की मैरिज करके उसको हमेशा को उस पार्टनर को उसके साथ सौंप दिया गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लमें घटती रही। और इसी का ये कारण है कि आज हमें इतना ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव है। हमारा देश जो इतने सब प्रकार की अनइथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। आज भी देख लीजिए हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि हम सेक्सुअली बहुत एक्टिव हैं। हम लोग, हमारा बस जो काम है वो यही है कि हम लोग सेक्सुअली ज्यादा एक्टिव हैं, और चीजों पे हम लोग इतना प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। पॉपुलेशन ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उस पॉपुलेशन को सही तरीके से यूज करें। रिसोर्स है नहीं है, एक एक आदमी के 5-5 जो हमारी चाइल्ड पॉलिसी है उस पर भी सरकार रोक नहीं लगा रही है। तो ये सारी चीजें, एक एक आदमी के 5-5 10-10 बच्चे हैं। मुसलमानों के लिए तो कोई रूल्स है नहीं है, जितने मन उतने बच्चे पैदा करें। तो ये सब चीजें आप लोग आज से थोड़े देख रहे हैं, ये बहुत पहले से हो रही हैं। तो आज मैं आप लोगों को पूरी सिचुएशन बताया हूँ कि चाहे वो स्लाइवा वल्वी का कॉन्सेप्ट हो, जब से हम लोग स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आ गए, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हम लोग शहरों में जाने लगे, महिलाएं जाने लगी, उनको घर नहीं मिले, स्लम में रहने लगी। जैसे हिंदी मेंस का भी हुआ, तो उसकी वजह से भी सेक्सुअल वायलेंस क्रिएट हुआ। तो ये कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जॉन स्मिल का कॉन्सेप्ट है। हमेशा प्लीजर के लिए भागते हैं, पेन को छोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। तो ये तो आप लोगों को बेसिक था कि वुमेन ऑफेंस अगेन वुमेन क्या है, उसका मैं ग्राउंड रियलिटी आपको सोसाइटल चीजों के बारे में बता रहा था। अब मैं लीगल पर्सपेक्टिव से पूरा सेक्शन रेप के बारे में पढ़ाऊंगा। सेक्शन 63, 64, 65 आईपीसी का 375, 376 के बारे में, एबी, डीबी, डीसी, डीबी, डीई सब चीजों पे बात करेंगे। तुकाराम का केस भी उठाएंगे, और भी जो इम्पोर्टेंट केस है उनकी बात करेंगे। कोई भी केस हो उनके सब के बारे में पूरा डिटेल से, नवजोत सिंह जेहर का केस हो, चाहे जोसेफ साइन का केस हो, पूरा मैं आप लोगों को बताऊंगा।
और भी जो इम्पोर्टेंट केस आते रहते हैं उनके बारे में कि जहाँ रेप विक्टिम को कंप्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है, हम सब चीजों पे बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाजत दीजिए। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोगों से आशा और उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।